Hello students, welcome to Affinity Digital. Today we are here to discuss your full length test number 7, and here we are going to do the discussion of the zoology portion. Okay, I hope you have given your exams properly and whatever was your thought during the exam while you were approaching a question. Okay, we will all discuss all those point of view, what you should have done. I hope you did that, but what you should have done, all those discussion, the technical discussion, how to understand the question, everything we will do it now. Okay, one by one. So I am starting with the section A part, okay, where we have 35 questions and all the 35 questions are mandatory. Okay, so here if you see the first question, radial symmetry is usually exhibited in animals which, okay, so radial symmetry, पहले आपको ये सोचना है, okay, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, स्टिक ब्लू, ओके. सो रेडियल सिमेट्री जब ये बोला जाता है, आपको जब ये वर्ड बोला जाता है तो आपको तुरंत सोचना है ये कहाँ से है, ये एनिमल किंगडम से है. ओके, एंड एनिमल किंगडम में व्हेन वी सी द टाइप्स ऑफ सिमेट्री, वी नो दैट द फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिकल, द सेकंड वन इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स जिनका बॉडी जो है वो राउंड होता है या ओवल होता है, जिस वजह से एनी प्लेन कैन पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स. ओके, तो वो डेफिनेशन के चलते अगर हम वो सब चीज़ों को सोचें तो रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन एनिमल्स व्हिच आर, ओके, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, have one opening of alimentary canal, live in water, have ciliary mode of feeding. Okay, so ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा एक्सेप्शन हर एक ऑप्शन में होगा, जिसकी रेडियल सिमेट्री का एनिमल हमको सबस्ट्रेटम में अटैच्ड दिख भी सकता है. ओके, बट वेरी रेयर, वेरी फ्यू वैसा ऑर्गेनिज्म है. ओके, दे लिव इन वाटर, दैट इज़ ओके, बट मुझे जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है वो है हैव वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल, क्योंकि जितना भी रेडियल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिज्म है सबका अगर हम बॉडी को देखें, सो दे हैव अ सिंगल ओपनिंग रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस. नाउ दिस सिंगल ओपनिंग विल सर्व द पर्पस ऑफ बोथ माउथ एंड एनस. ओके, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि फूड भी इधर से जा रहा है. ओके, एंड जो इसका फीकल मैटर है, वो फीकल मैटर जो है वो सेम ही पॉइंट से निकल के आ रहा है. तो जिन ऑर्गेनिज्म का ब्लाइंड सेक काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, दे जनरली या यूजुअली एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री. तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाना चाहिए. ओके, बाकी ऑप्शंस में थोड़ा एक्सेप्शन है, इसीलिए इसमें एक्सेप्शंस कम है, तो आंसर आपका रेडियल सिमेट्री होगा. वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंडरेटा ओनली इज द ऑकरेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है. देखिए क्वेश्चन इतना टफ नहीं है. वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंडरेटा, सो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर से दे आर ट्राइंग टू इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम सिलेंडरेटा का सोचें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नेमाटोसिस्ट, ये जो है ये मिल जाएगा, बिकॉज नेमाटोसिस्ट जो है दिस इज अनदर नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम, जिसको हम बुलाते हैं क्या, जिनको हम बुलाते हैं स्टिंगिंग सेल. तो स्टिंगिंग सेल किसी और में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, स्टिंगिंग सेल जो है वो इसी फाइलम में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम. फ्लेम सेल जो है वो तो आपका हो गया प्लेटीहेल्मिन्थ्स का. हर्माफ्रोडिटिज्म, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, क्योंकि ये दूसरा फाइलम भी शो करता है. पॉलीमॉर्फिज्म भी दूसरा फाइलम शो करता है, ठीक है. तो यूनिक कैरेक्टर नेमाटोसिस्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही होगा. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. देखिए इस तरीके का क्वेश्चन काफी आने लगा है आजकल, जहाँ पे एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कनेक्टिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स. तो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स का नॉलेज को एक ही क्वेश्चन में लेके आना है. व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, जब भी इस तरीके का आप वर्ड देखें, डज नॉट, नॉट, इनकरेक्ट, ये सब प्लीज अंडरलाइन करिएगा, मैं पहले से भी आप लोग को यही सजेस्ट कर रहा हूँ. ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल देख रहा हूँ, ये एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है, ये भी एक इंसेक्ट है. नाउ इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है. फ्रॉग्स, टेडपोल जो यहाँ पे होगा उसमें हमको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, बिकॉज वो हायर लेवल का एनिमल है, वर्टिब्रेट में आएगा. और फाइलम आर्थ्रोपोडा में वी नो दैट द आर्थ्रोपोड्स दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम माने क्लोज्ड किस में है ये पूछा है, तो क्लोज्ड आपका फ्रॉग्स, टेडपोल, दिस विल बी योर आंसर. ओके, द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
ठीक है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मायोजेनिक हार्ट खुद अपना नर्व इम्पल्स फॉर्म करता है। मायोजेनिक हार्ट के पास होता है एक नोडल टिश्यू, वो स्पेशल नोडल टिश्यू के मदद से वो खुद नर्व इम्पल्स फॉर्म करेगा और उस नर्व इम्पल्स को खुद ही हार्ट में स्प्रेड करेगा, जिसकी वजह से हार्ट एक्टिविटी करेगा। दैट इज मायोजेनिक हार्ट। लेकिन व्हाट इज न्यूरोजेनिक हार्ट? न्यूरोजेनिक हार्ट इज दैट हार्ट जहाँ पे हार्ट का एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा, अकॉर्डिंगली हार्ट बीट करेगा। इफ यू डिटैच द हार्ट विद द नर्वस सिस्टम, द हार्ट विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो उसको हम बुलाते हैं क्या? उसको हम बुलाते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट फिर से एनिमल किंगडम के लोअर लेवल के एनिमल्स का कैरेक्टर है। यहाँ पे अगर हम देखें ह्यूमन, रेबिट, रैट, ठीक है, ये सब मैमल्स है, इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, दे विल हैव न्यूरोजेनिक हार्ट। जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, न्यूरोजेनिक हार्ट है उसमें, आपका एनेलिडा हो गया, न्यूरोजेनिक हार्ट है उसमें, ठीक है ना। तो इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सब तो वर्टिब्रेट्स के अंदर आएगा, ऑल आर मैमल्स, ठीक है, ये जो तीनों है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिल्कवर्म द सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज सब चीज़ों का होना अच्छा होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ये नॉलेज का ही तो खेल है। आपको आपका नॉलेज बढ़ा के जाना है एग्जाम में, ठीक है या नहीं? तो जितना बेहतर नॉलेज होगा उतना आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट मुखस्तो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में भी इसको पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग वे क्या है इसको पढ़ने का? आप थोड़ा सा जो सिल्कवर्म है वो सिल्कवर्म का आप लाइफ साइकिल पढ़िए। सिल्कवर्म जो है दे आर नोन टू प्रोड्यूस सिल्क प्रोडक्ट्स। सेरिकल्चर को थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट करिए तो हमको पता है इनका जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट एंड दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ इन देयर लाइफ साइकिल व्हाट वी विल सी, एग से बनता है लार्वा। वो लार्वा जो है उसको हम कैटरपिलर बुलाते हैं। वो क्या करता है? पत्ता खाता है और पत्ता खा के अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है। डेवलप करने के बाद वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से वो कुछ म्यूकस काइंड ऑफ सिक्रेशन करता है, ठीक है। वो म्यूकस काइंड ऑफ सिक्रेशन जो है वो टेनेशियस सिक्रेशन जो है, जैसे ही वो क्या होगा एयर के कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत थ्रेड बन जाएगा। फिर वो कैटरपिलर उस थ्रेड को अपने बॉडी में लपेट लेता है एंड देन इट अंडरगोस प्यूपेशन। उस स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं। फ्रॉम दैट बॉल ऑफ थ्रेड जो निकल के आएगा दैट विल बी एन एडल्ट जो निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन सिल्कवर्म, सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना। तो सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा, बिकॉज लार्वा सलाइवरी ग्लैंड से थ्रेड्स का थ्रेड लाइक चीजों का सिक्रेशन करेगा एंड देन इट विल अंडरगो प्यूपेशन। सो इट्स अ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा जो ये करेगा, ठीक है। Which cartilage is present at the end of long bones? ठीक है, तो दिस इज अनदर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। लॉन्ग बोन या कोई भी बोन, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या बुलाते हैं? पेरियोस्टियम। बट लॉन्ग बोन्स जहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन करता है वहाँ पे पेरियोस्टियम होता है एब्सेंट। उस जगह पे प्रेजेंट होता है क्या? सम कुशन काइंड ऑफ कार्टिलेज जो थोड़ा सा दो बोन का जो संगम होने वाला है उसको थोड़ा सा बेहतर कर देगा, थोड़ा सा कुशी कर देगा। मैंने समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा कुशन वाला फील दे देगा, थोड़ा मूवमेंट को सपोर्ट करने लाइक सिचुएशन बना देगा, ठीक है। ये सब आप लोग बोल सकते हैं। अब एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स में हमको क्या मिलता है? उसके एंड में हमको मिलता है हाइलिन कार्टिलेज। और वो जो हाइलिन कार्टिलेज है, बिकॉज वो हाइलिन कार्टिलेज एक जॉइंट में इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए हम उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज करके बुलाते हैं। तो व्हिच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन? इट्स आर्टिकुलर कार्टिलेज। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज इज व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज? इट्स अ हाइलिन कार्टिलेज, ओके। The kind of tissue that forms the supportive structure in pinna is also found in, ठीक है। देखिए फिर से एक और कार्टिलेज का रिलेटेड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा सुंदर करके आपको यहाँ पे सजा के दिया गया है। What kind of tissue that forms the supportive structure in pinna is also found in, देखिए हमारा जो पिना है ये हमारा पिना हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, ओके। पिना जो हमारा है ये पिना इतना फ्लेक्सिबल है, देखिए इतना फ्लेक्सिबल है। क्यों है इतना फ्लेक्सिबल? बिकॉज हमारा जो पिना है उसमें प्रेजेंट है येलो फाइब्रो कार्टिलेज विच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल या मोस्ट इलास्टिक कार्टिलेज, लाइक दैट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज का एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। द काइंड ऑफ द टिश्यू दैट इज फाउंड इन द पिना दैट इज येलो फाइब्रो कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन टिप ऑफ द नोज विल बी योर आंसर, बिकॉज vertebrae is a bone, ear ossicle is a bone, nails does not make any sense, tip of the nose ये जो हमारा पार्ट है ये पार्ट भी हमारा हाईली इलास्टिक है। देखिए हमने जैसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, हाईली, जैसे मैं कान को ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब है हाईली इलास्टिक कार्टिलेज जो कि येलो फाइब्रो कार्टिलेज है, दोनों का नेचर सेम है। तो एक एग्जाम्पल से आपको दूसरा एग्जाम्पल को कनेक्ट करने के लिए बोला है विथ सम नॉलेज, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ है आप लोग का।
दूसरे क्वेश्चन में अगर आ जाए, व्हाट हैपेंस इफ द बोन ऑफ अ फ्रॉग, देखिए बोन ऑफ अ फ्रॉग ये आपको बस बहकाने के लिए दिया गया है, ठीक है, सो दैट यू थिंक इन अ डिफरेंट वे। बोन इज अ बोन, अब ये बोन अगर बोल दिया है, वो फ्रॉग का बोन है, ह्यूमन का बोन है, ठीक है, उसके साथ जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका रिजल्ट सेम ही आएगा, बिकॉज बोन बोल दिया गया है जब। ओके अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ द बोन ऑफ अ फ्रॉग इज केप्ट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, आप एसिडिक सोल्यूशन में जब आप बोन को रखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन और एसिडिक सोल्यूशन, ये सब एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। हीट में अगर हमने उसको बोन को हीट में रख दिया, आग में डाल दिया, तो बोन का क्या होगा, ठीक है, तो inner cells dies but nothing else happens, the matrix and everything stays same, just the living cells inside the bone will die if we project it to a very higher heat kind of condition. Okay, but if you keep a bone in a basic solution, KOH solution, what will happen? Nothing will happen, बिकॉज KOH सोल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बोन पूरा ठीक रहेगा। लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में डाल देने से क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन में डालने से बोन जो है वो अपना जो कैल्शियम सॉल्ट्स वगैरह है वो सब लॉस करने लगता है, बिकॉज वो सब डिजोल्व होकर निकलने लगता है। तो एक बोन का मैट्रिक्स जो है वो वीक हो जाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्मिटीज भी आ सकता है बोन में, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमको ट्रेस करना है। फ्रॉग बोल के बस आपको बहकाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे इट बिकम्स फ्लेक्सिबल, ये हो सकता है इट टर्न्स ब्लैक, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, इट बिकम्स फ्लेक्सिबल बिकॉज इट लूजेस इट्स inorganic contents in that HCl or any kind of acidic solution. It loses that inorganic content, and due to that depletion we will see the bone will become flexible as well as थोड़ा सा deformities भी आ सकता है, ठीक है, बट इनर जो लिविंग सेल्स है वो सब ठीक रहेगा, सिर्फ जो मैट्रिक्स है उससे लॉसेस होगा ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट्स। फोर विंग्स इन कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम, देखिए फोर विंग हैंड विंग दो ही प्रकार का विंग प्रेजेंट है। अभी आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि अगर हम एक कॉकरोच को डोर्सेली देख रहे हैं, तो कॉकरोच को अगर हम डोर्सेली देखेंगे तो उसका थोरेक्स में 3 पार्ट्स है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब प्रोथोरेक्स से कोई भी अपेंडेजेस नहीं निकलता है, मेसो से आपका निकलता है एक विंग जिसको हम मेसोथोरासिक विंग बुलाते हैं, मेटा से निकलता है एक विंग माने 1 पेयर ऑफ विंग, मेटाथोरासिक से निकलेगा एक और पेयर ऑफ विंग जिसको हम मेटाथोरासिक विंग्स बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 विंग्स माने मेसोथोरासिक विंग, हाइंड विंग्स माने मेटाथोरासिक विंग्स। तो 4 विंग्स इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरेक्स, है ना, मेसोथोरेक्स, 4 विंग्स इज मेसोथोरासिक विंग्स, सो इट विल अराइज मेसोथोरेक्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, इंफॉर्मेटिव था, ज्यादा टफ नहीं है। इन कॉकरोच 4 गट कंप्राइजेस ऑफ, देखिए इसमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉलेज से आपको पूछा गया है, आपको वो पिक्चर याद करना है कॉकरोच का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, डिस्टिंक्ट माउथ, डिस्टिंक्ट एनस, और माउथ और एनस के बीच में क्या क्या था। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो डायग्राम उसका काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो उसमें अगर हम सोचें तो एकदम ऊपर में है माउथ पार्ट्स, फिर है माउथ, फिर है फेरिंग्स, फिर है ओसोफेगस, देन देयर इज क्रॉप, ओके, इन बिटवीन क्रॉप एंड गिजर्ड देयर इज अ प्रोवेंट्रिकुलस रीजन, देन देयर इज गिजर्ड, ये आ जाएगा आपका फोरगट के अंदर। फिर आपका जंक्शन है, फिर मिडगट है, फिर जंक्शन है, फिर हाइंडगट है, हाइंडगट में आपका 3 पार्ट्स है, फिर वो जाके आपका एनस में खुल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फोरगट में क्या क्या है, अगर हमने अच्छे से अगर याद किया तो सबसे ऊपर आपका दिया हुआ है फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, ठीक है, तो ये सब तो है, ठीक है, ये सब है फोरगट में, मेसेंटेरॉन, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कॉलन, रेक्टम, फेरिंग्स, ओसोफेगस। देखिए ये सब गलत हो जाएगा क्योंकि मेसेंटेरॉन, क्रॉप, गिजर्ड, मेसेंटेरॉन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आपका एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होगा, फॉर्म बाय द मेसोडर्म, ठीक है। इलियम, कॉलन एंड रेक्टम जो है ये तो हाइंडगट का पार्ट हो गया, फेरिंग्स, ओसोफेगस, रेक्टम, रेक्टम इज अगेन अ पार्ट ऑफ हाइंडगट। तो बस नाम से खेल गया है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो नंबर 1 होगा, बिकॉज यही सब है। अभी मैंने आपको लिस्ट गिनाया तो माउथ पार्ट्स, माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, ठीक है, तो ये सब तो आता है, तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, हेपाटिक सिका आर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ, देखिए ये फिर से एलिमेंट्री कैनल से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन में क्या प्रेजेंट था, हेपाटिक सिका, मिडगट और आपका हाइंडगट के जंक्शन में क्या प्रेजेंट है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो हेपाटिक सिका, ठीक है, या ये जो स्ट्रक्चर है ये जनरली 6 to 18 नंबर्स होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है जो मेन डाइजेशन करता है इन द मिडगट सेक्शन ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। तो हेपाटिक सिका आर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ, ये हो जाएगा आपका मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है, हेपाटिक सिका, क्रॉप एंड गिजर्ड, मिडगट
एंड गिजर्ड। देखिए क्या क्या करके खेला गया है। देखिए गिजर्ड जो है वो गिजर्ड बेसिकली आपका फोरगट का लास्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली गिजर्ड, उसके बाद आपका जंक्शन, उसके बाद आपका मिडगट। तो देखिए घुमा के दे दिया सो दैट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, मिडगट एंड गिजर्ड, बिकॉज गिजर्ड इज द लास्ट पार्ट ऑफ फोरगट। सो जनरली द आंसर वुड बी बिटवीन फोरगट एंड मिडगट, बट गिजर्ड देखिए आपको जानना चाह रहा है कि आप ये जानते हैं या नहीं कि फोरगट का लास्ट पार्ट जो है उसका नाम गिजर्ड है। तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3। इन कॉकरोच स्पिरकल्स आर प्रेजेंट ऑन दी। देखिए हर एक सिस्टम से क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो ये स्पिरकल्स ऐसे करके बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर सम पोर्स जिसके थ्रू इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको हम लोग एकदम सबसे प्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज देर इज नो मिडिल मैन, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल विच विल डू द रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट वगैरह, देर इज नो मिडिल मैन। एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है जो एयर को डायरेक्टली बाहर से सेल के पास तक पहुंचाएगा, डायरेक्टली सेल के साथ एक्सचेंज करेगा, हवा को वापस बाहर निकाल देगा, ठीक है। उस सिस्टम को हम ट्रेकियल सिस्टम बुलाते हैं जो इंसेक्ट्स में डेवलप्ड है, मेकिंग देम और गिविंग देम दैट नेसेसरी एडेप्टेशन कि वो लोग कहीं पे भी जाके जिंदा रह सके, हैविंग दैट काइटिनस एक्सोस्केलेटन ट्रेकियल सिस्टम, दिस थिंग्स आर हेल्पिंग देम टू गेट दैट मेजॉरिटी एंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम ऑफ कोर्स। अच्छा, इन कॉकरोच स्पिरकल्स, ठीक है, वो पोर्स है जो स्पेरिकुलर वेल्व कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी है उधर से क्या होता है, एयर जो है वो ट्रेकियल सिस्टम में आके एंट्री लेता है। तो कहाँ प्रेजेंट है ये स्पिरकल? स्पिरकल इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर हम इंसेक्ट्स का एब्डोमिनल पार्ट को देखें, ऐसे करके हो गया उसका हेड, ऐसे करके हो गया उसका थोरेक्स, यहाँ पे अगर हम एब्डोमेन को ऐसे करके बनाएं, इस एब्डोमेन के लेटरल साइड्स में यहाँ पे हमको इस तरीके का पोर इस तरीके का हमको 10 इधर 10 इधर, टोटल 10 पेयर्स हमको दिखेगा, और इन्हीं पोर्स के थ्रू इनके बॉडी में जो है वो एयर का एंट्री और एग्जिट होते हुए हम देखेंगे। सो दिस पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ओके, सो दिस शुड बी योर आंसर। Which one of the following factor does not affect enzyme activity? ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है एंड वहाँ पे एक डायरेक्ट डिस्कशन ही है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, या थोड़ा सा अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम भी पढ़ लिया है तो यू कैन कनेक्ट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, इसको अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एंजाइम्स आर टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, एंड प्रोटीन्स they behave or their behavior is temperature dependent, or they behave suitably within a particular range of temperature. Okay, if you cross that temperature, because the enzymes are made up of proteins, at higher temperature proteins will get denatured, and due to that denaturation the protein will not stay as functional, the enzyme will not be able to stay as functional if it does not get a favorable temperature. Even the enzyme can break if the temperature is too high. So टेम्परेचर, pH, सबको पता है कि एक पर्टिकुलर pH पे ही एक एंजाइम काम करता है। pH अगर नहीं मिलेगा तो एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो ये भी है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली इन अ रिएक्शन अगर हम एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, जो ब्रेकडाउन होगा, जो प्रोडक्ट निकालना होगा वो बहुत जल्दी होगा। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली इफ यू इंक्रीज more enzyme, okay, then more substrate will get broken and product concentration बड़ा है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है, इसका माने एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ कोई तो लेना देना होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट बोल रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यू गिव मोर सबस्ट्रेट, एंजाइम विल ब्रेक मोर सबस्ट्रेट। ओके, एंजाइम अपना मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा और वो ज्यादा सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी हमको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट मोटामोटी को रिलेटेड टाइप का पॉइंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक रिएक्शन में हम एंजाइम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो एंजाइम ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा, ज्यादा जल्दी ब्रेक डाउन करेगा, तो प्रोडक्ट हमको जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देखिए ये एंजाइम के साथ रिलेटेड हो गया। सबस्ट्रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो एंजाइम ज्यादा तोड़ेगा, तो वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी शो करेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड विद एंजाइम एक्टिविटी, बट एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज अ कैरेक्टर, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। व्हेन वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, ये उसका एक प्रॉपर्टी है कि एक रिएक्शन को बॉडी में अगर होना है वो तो होगा ही। आप अगर एंजाइम नहीं देते हैं तो भी वो रिएक्शन होगा, लेकिन वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा कंप्लीशन होने में। बट अगर आप एंजाइम दे देते हैं उस रिएक्शन में तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स काफ़ी जल्दी मिलेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी बचेगा। सो दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ एन एंजाइम। इसके साथ एंजाइम का एक्टिविटी कुछ रिलेटेड नहीं है, ये तो एक प्रॉपर्टी है कि एंजाइम भाई हम एक रिएक्शन में देंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा।
ठीक है नहीं, तो इसीलिए ये वाला जो है F only, this is your right option, and because this is the only option which is not related with enzyme activity. It's a property of an enzyme. Okay. A competitive inhibitor of succinic dehydrogenase is, ओके तो 164 का जो मुझे आंसर लग रहा है वो है 2, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ यही है जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है. इट्स अ इनहिबिटर व्हिच विल ट्राई टू टेक द पोजीशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस, ओके, एंड फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. बाकी जो ऑप्शंस है वो सब ऑप्शंस आपका रेलेवेंट नहीं है, ठीक है. तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. Which one of the following is a typical example of feedback inhibition? देखिए, this is also a property of enzyme. Property of enzyme में one of the properties also this, that when enzyme starts working in breaking a substrate and making product, if sufficient amount of product has been formed, those product which is like at higher numbers now, because enzyme has already broken a lot of substrate and created a lot of product. So when the product number is going to increase massively, the product are going to signal to the enzyme, and it will signal the enzyme so that it stops the activity of the enzyme. तो इस तरीके का कंट्रोलिंग है बॉडी में. समझ में आ रहा है आपको? एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को ब्रेक कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, वो एंजाइम को नेगेटिव फीडबैक दे देगा, बोलेगा भाई अभी मैं ज्यादा बन चुका हूं अभी, और अभी इतना मेरे को और प्रोड्यूस होने का जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट ले लीजिए, जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन कम होगा देन अगेन यू कैन स्टार्ट वर्किंग. तो ऐसा कुछ खेल है. तो ये है फीडबैक इनहिबिशन. प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम को नेगेटिव फीडबैक देके उसका एक्टिविटी को थोड़ा टाइम के लिए सप्रेस करना, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, तो यहाँ पे साइनाइड एंड साइटोक्रोम रिएक्शन, ये तो नहीं है, ये तो आपका नॉन कॉम्पिटेटिव उसमें चला जाएगा, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जांपल में चला जाएगा, ठीक है. तो ये तो नहीं है. सल्फर डाइऑक्साइड फॉलिक एसिड, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का बारे में बोल रहा है. देखिए ये सब दिया है सो दैट आपको फील हो कि ये सब के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानते हैं, ये सब कोई टिक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे आपको फीडबैक इनहिबिशन के बारे में पूछा गया है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, उसके बाद आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, वो सब नहीं पूछा गया है. तो एग्जाम्पल में वही सब का एग्जाम्पल दे रहा है सो दैट आप फीडबैक इनहिबिशन अगर किसी को पता नहीं है कि वो एक प्रॉपर्टी है एंजाइम का, तो वो तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव ये सब सोच के ये सब एग्जाम्पल में ही टिक कर देगा, ठीक है. तो ऑप्शन 3 एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये सही है, ये सही है. ये एक रिएक्शन है जो हमारे लिवर में होता है, एंड दिस इज अ इनहिबिशन काइंड ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे प्रोडक्ट अगर ज़्यादा फॉर्म हो जाता है जो कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, तो वो एंजाइम को सिग्नल देके उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, ठीक है. ये भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम्पल हो गया. तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर. ओके, इन ह्यूमन ऑब्लिक फिशर इज प्रेजेंट इन, ओके, तो इसका जो आंसर आपका होगा, ये इसका आंसर आपका होगा नंबर 3, ठीक है या नहीं. 166 इट विल बी नंबर 3. बोथ ऑफ दिस ये हो जाना चाहिए आपका आंसर, ओके. क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लंग के बारे में सोचें तो इन राइट लंग वी सी दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 फिशर, one is oblique fissure, one is horizontal fissure, due to which the right lung is divided into 3 lobes. लेकिन आज अगर हम लेफ्ट लंग में देखें वहां पे सिर्फ ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट है, हॉराइजॉन्टल फिशर उसमें एब्सेंट है, इसीलिए लंग में हमको सिर्फ 2 लोब्स का प्रेजेंस दिखाई देता है, ओके. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया है. डायग्राम को थोड़ा सा याद कर लेंगे तो तुरंत ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है. तो राइट और लेफ्ट लंग दोनों में ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट है, बट राइट लंग में एक एक्स्ट्रा और प्रेजेंट है, वो है हॉराइजॉन्टल फिशर. इसी नॉलेज के साथ खेलने का कोशिश इस क्वेश्चन में किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ पर्सन एक्सेल्स आउट फोर्सफुली, ठीक है, बाय अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट्स, व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली, अच्छा ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है. तो ये जब मैं समझाता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि इस तरीके से आपका जो लंग है, उस लंग को आप समझ लीजिए कि ये जो लंग है, ये लंग आपका, ठीक है, ये लंग जो है, ये लंग आपका क्या है, ये लंग आपका एक टैंक जैसा है जिसमें आपको सेवरल इस तरीके का लेवल बना लेना है. ये हो जाएगा आपका आरवी, ठीक है. तो ये एक ऐसा वॉल्यूम है जो हमेशा इस टैंक के अंदर रहेगा until or unless a person is alive. This part of the volume is always going to stay in the lungs. यहाँ का जो एयर है इसको भी लंग्स रखना पसंद करता है, इसको हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, इसको लंग रखना पसंद करता है. बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस वॉल्यूम को बाहर कर सकते हैं. कैसे बाहर कर सकते हैं इसको?
जब लंग्स चाहता ही नहीं है तो फिर भी अगर आपको इसको बाहर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर करने के लिए आपको जबरदस्ती से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। उस जबरदस्ती का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? फोर्सफुल एक्सपीरेशन। इसके ऊपर का जो आपका नेक्स्ट वॉल्यूम है वो है टाइडल वॉल्यूम। एंड टाइडल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन INS ही सिर्फ लिखूंगा मैं, एंड आपका नॉर्मल EXP माने एक्सपीरेशन से ये वाला वॉल्यूम जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको अगर ERV निकालना है, ठीक है, तो ERV निकालने के लिए आपको पहले नॉर्मल एक्सपीरेशन करके TV निकालना पड़ेगा, फिर आपको फोर्सफुल एक्सपीरेशन करके ERV निकालना पड़ेगा। फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बावजूद भी आपके लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रह जाएगा, वो है RV। और अगर आप लोग कभी सांस लेते हैं, ठीक है, यानी सांस लीजिए सांस लीजिए, सांस लेने के बाद अगर आप कॉन्शियसली ट्राई करें, आप थोड़ा सा और एयर को अपने लंग्स में भर सकते हैं, उस वॉल्यूम को हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम आपका लंग्स जनरली लेना नहीं चाहता है, आप फोर्सफुली इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या? फोर्सफुल INS, FINS माने फोर्सफुल इंस्पिरेशन। क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन को अभी देखिए। इफ अ पर्सन एक्सेल्स आउट फोर्सफुली, ठीक है, यानी एक्सेल्स आउट फोर्सफुली माने वो उस इंसान ने ये किया है, ये बता रहा है। ठीक है, यानी तो ये अगर एक इंसान ने निकाल दिया तो इसका सीधा सीधी मतलब है ये दोनों वॉल्यूम तो ऑलरेडी निकला हुआ होगा, इसीलिए ये निकाल पाया है। ये इंसान नॉर्मली सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, तो ये तो हमेशा खाली ही रहता है। आप लोग भी अभी अगर नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये वाला तो खाली है, बस आपका ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, और ये दोनों लेवल भरा हुआ है। ठीक है, अभी बोला गया है एक इंसान ने क्या किया? फोर्सफुली एक्सपायर किया है। ठीक है, एक्सेल्स आउट फोर्सफुली माने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया है, उसके लिए ये तो है ही नहीं, इसको निकाल दिया है, और उसके बाद ये वाला जो वॉल्यूम है इसको भी वो क्या कर रहा है? इसको भी वो निकाल रहा है, उसके बावजूद भी ये रह गया। ठीक है, तो अभी इस इंसान का क्या हो गया? सिर्फ RV है, बाकी तीनों वॉल्यूम खाली है। उसके बाद क्या बोला है? व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड, सांस लिया, बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखिए व्हाई ही इज सेइंग नॉर्मल कंडीशन, सो दैट वो इंडिकेट कर रहा है कि तुमने किया है नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी एक इंसान ने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, ये खाली, ये खाली, ये खाली, उसके बाद उसने नॉर्मली सांस लिया, तो ये वाला सबसे पहले भर्ती होगा, बिकॉज इसको तुमने जबरदस्ती निकाला है, ये सबसे पहले भर्ती होगा। फिर तुमने नॉर्मली क्या करना है? TV को भी भर्ती करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर होगा विदाउट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, इसका माने क्या बोल रहा है? अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद तो आप इसको भी भर सकते हैं। ठीक है, यानी इन दैट रिगार्ड अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिया है, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, आपने ये नहीं किया है, आपने नॉर्मली सांस लिया है, सब निकाल दिया, उसके बाद हमने नॉर्मली सांस लिया, तो सबसे पहले ये भर्ती हो जाएगा, फिर ये भी आप भर्ती कर सकते हैं बाय डूइंग नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, वो आंसर आपका होगा TV प्लस ERV, TV प्लस ERV। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ठीक है, प्लस गायब हो गया है, लेकिन TV प्लस ERV इज योर आंसर। ठीक है, निकालने के बाद जब लेगा ये पहले भर्ती होगा, फिर नॉर्मली ये भी भर्ती हो जाएगा विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, माने इसके बारे में नहीं सोचना है। TV प्लस ERV इज योर आंसर। In adult human with an average health has a systolic and diastolic pressure. It's a very easy question. ठीक है या नहीं? यहाँ पे आपको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आपको जानना है कि व्हाट इज सेफ, व्हाट इज नॉर्मल। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे अलग अलग आपको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिया गया, बट 120/80 इज कंसिडर टू बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन। तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो गया। ओके, विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड? देखिए विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखें तो गिल और लंग जो है ये सब तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो बॉडी कभी भी इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा क्या? बॉडी हमेशा जो लंग्स होगा या सॉरी जो हार्ट होगा वो हार्ट जब भी ब्लड को पंप आउट करेगा तो वो हार्ट हमेशा गिल के पास कैसा ब्लड भेजना चाहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 ब्लड भेजना चाहेगा, बिकॉज DO2 ब्लड जाएगा तो गिल में क्या हो जाएगा? CO2 निकल जाएगा और गिल से क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर हम देखें, हार्ट पंप करके ब्लड अगर जो भेज रहा है लंग्स तक, कैसा ब्लड भेजेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, सो दैट वो वहाँ जाके सेम वही हो, CO2 निकल जाए, ऑक्सीजन आ जाए और वापस हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए तो ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज हार्ट इन दोनों के पास ब्लड को पंप करके ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए भेज रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनमें जा रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं हुआ। लीवर के बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचें तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपको क्या दिखेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि इस तरफ से
हेपाटिक आर्टेरी बोल के एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जो हार्ट का डिसेंडिंग एओर्टा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डी डॉट एओर्टा लिख देता हूं सो दैट आपको समझ में आए, डिसेंडिंग एओर्टा का ब्लड आके इसके थ्रू घुस रहा है। तो ऑब्वियसली डिसेंडिंग एओर्टा से अगर ब्लड आ रहा है, वो ब्लड क्या ब्लड होगा, छोड़िए कलर वलर चेंज नहीं करता हूं, वो क्या ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में आके घुस रहा है वाया हेपाटिक आर्टरी। उसी तरीके से डिसेंडिंग एओर्टा का आपका एक और ब्रांच है जो इंटेस्टाइन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है या नहीं। और उस ब्रांच को 3 होता है, मैं एक ही का बारे में बात करूंगा। उसको हम बुलाते हैं क्या, उसको हम बुलाते हैं मेसेंटेरिक आर्टेरी। तो मेसेंटेरिक आर्टेरी जो है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, भेजेगा किसके पास, ऐसे करके बॉक्स में बना देता हूं, ठीक है, भेजेगा इस ऑर्गन को, इंटेस्टाइन को, ठीक है। और हम क्या देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज, इंटेस्टाइन अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, देखिए इधर से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगा, तो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो भेज देता है कहाँ पे, लीवर पे। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ आता है और वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से लीवर का जो है वो होगा हेपाटिक वेन, और उस हेपाटिक वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो निकल के चला जाता है, ठीक है या नहीं। तो ये ऐसा ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों रिसीव कर रहा है, बिकॉज इंटेस्टाइन से हेपाटिक पोर्टल सिस्टम DO2 ब्लड को लीवर में भेज देता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ओनली देखिए मैंने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया विद नॉलेज, चौथा ऑप्शन कौन सा सही है वो मुझे ऐसे ही पता चल रहा है। योर आंसर शुड बी स्प्लीन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आई लेंस इज हेल्ड इन प्लेस बाय, ओके, हमारा आई लेंस जो है वो इस तरीके का होता है, विच इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड दिस बाइकॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड बाय व्हाट, इट इज हेल्ड बाय some this kind of structure, some this kind of structure, some this kind of structure. Okay, so this structure that I have drawn here is called as what do we call it? These structures, they arise from ciliary body, but what are they called as? They are called as suspensory ligament. Okay, suspensory ligament, they not just holds this lens in a particular place, okay, they also control the dilation of the lens, and accordingly they fix and focus our vision of an object. okay, अच्छा, तो ये है सस्पेंसरी लिगामेंट जिसको हम जोनुला ऑफ जीन ऐसा करके भी बुलाते हैं। तो लेंस इज हेल्ड इन प्लेसेस बाय मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। नो, आइरिस का मसल फाइबर्स नहीं होगा। लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट यही होगा। ए ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, वो तो आई के अंदर होगा। थिन वाटरी फ्लूइड एक्वास ह्यूमर, ये इसके इस तरफ होगा, लेंस के इस तरफ विट्रस ह्यूमर, लेंस के इस तरफ एक्वास ह्यूमर, वो नहीं है, ये है ऑप्शन 2, बिकॉज सस्पेंसरी लिगामेंट ही वो है जो लेंस को हमारा इस यहाँ पे पकड़ के रखेगा, ठीक है या नहीं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑप्शन 2 लिगामेंट वाला जो है वही होगा आपका। ओके, ऑर्डर फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द सेल्स इन द रेटिना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर हम थोड़ा सा सोचें, अगर मैं सिर्फ अच्छा ऐसे ही सोचते हैं, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हो गया आपका स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर आपका दूसरा जो होगा वो हो जाएगा कॉरोइड, CH दे देते हैं। उसके बाद आपका रेटिना शुरू होगा, रेटिना में ये हो जाएगा आपका पिगमेंटेड एपिथेलियम। उसके बाद आपका शुरू होगा न्यूरल एपिथेलियम। न्यूरल एपिथेलियम में जो न्यूरल एपिथेलियम का जो हिस्सा है, वो न्यूरल एपिथेलियम का हिस्सा में आपका सबसे पहले प्रेजेंट होगा कौन, R and C, माने रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। तो रोड्स एंड कोन्स दीज आर फोटो रिसेप्टर सेल। उसके आगे कौन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके आगे आपका यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए हम देखेंगे रोड्स एंड कोन्स के बाद यहाँ पे हम देखेंगे एक सेल जिसका नाम है मुल्लर सेल, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है या नहीं। बाइपोलर न्यूरॉन के बाद आएगा आपका रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल, और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल से जो एक्सॉन निकलेगा वही एक्सॉन आपका फॉर्म करेगा क्या, वही एक्सॉन आपका फॉर्म करेगा जाके आपका ऑप्टिक नार्व, विच इज आवर क्रेनियल नार्व नंबर 2, ठीक है। ऑप्टिक नार्व का फॉर्मेशन करेगा जो आंख से एग्जिट करेगा। तो ये आपका अरेंजमेंट। अब इधर से देख लीजिए, इन द ऑर्डर ऑफ 3 लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, इज। तो इनसाइड टू आउटसाइड में अगर हम देखें तो मुझे बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल, फोटो रिसेप्टर सेल, नहीं, गैंग्लियन बीच में कैसे आ सकता है,
ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन 1। फोटो रिसेप्टर सेल, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल। बाइपोलर लास्ट में भी नहीं आ सकता, वो बीच में है। गैंग्लियन सेल माने रेटिनल गैंग्लियन सेल, आरजीसी। गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज बाकी सब में आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है या नहीं। और आपका इनसाइड टू आउटसाइड बोला है, तो इनसाइड टू आउटसाइड अगर हम देखने जाएं तो आपका पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। इसके बारे में मेंशन नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी में भी इसके बारे में नहीं है, आपको हायर लेवल पे ये मिलता है, या पहले एम्स वगैरह में पूछा जाता था, उसके बाद है। तो ये अरेंजमेंट आपका आउटसाइड टू इनसाइड में सही है, ठीक है। तो यू विल गो विद दिस। आउटसाइड टू इनसाइड समझ में आ रहा है ना, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, ऐसे देखना, ऐसे देखना है। तो अगर हम आँख का अरेंजमेंट देखें, आँख तो आपका ऐसा करके है ना, ऐसा करके है, तो आउटसाइड टू इनसाइड अगर आप देखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया है विथ वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हार्मोन्स एंड देयर सोर्स ग्लैंड्स, वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ऑन द बॉडी इन ह्यूमंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ग्लैंड देखिए इधर ही कर लेते हैं। ग्लैंड, एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन रिलीज करने वाला ग्लैंड है ओवेरी, ठीक है नहीं। एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ऑब्वियसली ये जो हार्मोन रिलीज करेगा वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप एंड मेंटेन दोनों करेगा। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पेनक्रियास, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बीच का पोर्शन मेडुला, मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें प्रेजेंट है आपका 4 प्रकार का सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी। तो अल्फा सेल का काम क्या था? अल्फा सेल का काम जो मुझे याद है वो था एक हार्मोन रिलीज करना जो है इंसुलिन एंटागोनिस्ट, इसका नाम क्या है? ग्लूकागोन। और ये ग्लूकागोन क्या करता है? राइजेस ब्लड शुगर लेवल, दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है। ये जाके ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिलीज करने का निर्देश देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवर सिक्रेशन लीड्स टू जाइगेंटिज्म। देखिए जाइगेंटिज्म होता है आपका ग्रोथ हार्मोन से, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज भी करता है। अब इसको अगर हम मिलाएं, ए बी सी, अच्छा ये क्वेश्चन में ये हो गया है आपका, इधर देखिए सबका सी जो है वो इधर आ गया है। इसका जो सी है, इसका सी हो जाएगा आपका कैल्सीटोनिन, ठीक है। इसका सी हो जाएगा आपका कैल्सीटोनिन जो कि यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसका हो जाएगा यहाँ पे GH ग्रोथ हार्मोन जो यहाँ आ गया है। वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन को हम लोग ADH भी बुलाते हैं, V और ADH ऐसा करके लिख देता हूँ। और इसका है इंसुलिन, इधर है मतलब ये वाला है इसका सी, कैल्सीटोनिन फिर से दे दिया है, ठीक है। तो अभी मिला लीजिए, देखिए इसको भूल जाइए, इसको मैं काट देता हूँ इधर से, इसको भूल जाते हैं, इसको हमने मिला लिया है तो इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, मिला लिया है जब, ठीक है, इसको भी भूल जाते हैं बिकॉज उधर हम लोगों ने मिला लिया। अब अगर ये ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो देखिए ए में आना चाहिए मेरा ओवेरी, ओवेरी इधर है, बी में आना चाहिए ग्लूकागोन वो इधर है, और सी में आना चाहिए ग्रोथ हार्मोन वो इधर है। हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। Okay, in the 24 hours diurnal rhythm of our body such as sleep wake cycle is regulated by, it is regulated by a very interesting gland जिसको हम बुलाते हैं क्या? जिसको हम बुलाते हैं पीनियल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन में एक रीजन है जिसको हम इपीथैलामस बुलाते हैं, प्रेजेंट एबॉव थैलामस, उसी इपीथैलामस के अंदर प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड। इसको हम थर्ड आई भी बुला सकते हैं बिकॉज आंखों के अलावा अगर किसी और का लाइट के साथ रिश्ता है वो इसका है, सनलाइट के साथ इसका रिश्ता है। मेलाटोनिन प्रोडक्शन सनलाइट का अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। तो सनलाइट गायब, मेलाटोनिन प्रोडक्शन चालू, सनलाइट आ गया, मेलाटोनिन प्रोडक्शन खत्म। तो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। अब ये पीनियल ग्लैंड जो है, ये पीनियल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है दो वर्ड्स में, मेलाटोनिन और मेलानिन। मेलानिन करता है हमारा पिगमेंटेशन, आंख आपका काला है, बाल आपका काला है, क्यों? बिकॉज वो काला कर रहा है मेलानिन। और आपका नींद, स्लीप वेक साइकिल, वो सब के साथ जो आपका रिश्ता है वो कर रहा है कौन? वो कर रहा है इस ग्लैंड का सीक्रेट किया हुआ एक हार्मोन जिसका नाम क्या है? मेलाटोनिन है, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आई होप आप लोगों ने सही दिया है। अच्छा, अच्छा, इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू इफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ which one of the following? injury to adrenal cortex is not likely to, the adrenal cortex माने आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड तो इसका माने दो हिस्सा, एक हो जाएगा आपका एड्रिनल मेडुला, एक हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेडुला क्या रिलीज करता है? 3F या इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज करता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन।
कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है? 3 लेयर में बटा हुआ है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलारिस, और तीनों लेयर क्या करता है? एक छोड़ता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। यहाँ पे बोला गया है इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपका कॉर्टेक्स पार्ट में इंजुरी हुआ है तो उसके वजह से किसका सिक्रेशन में इफेक्ट नहीं होगा? मेडुला का सिक्रेशन में इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉर्टिसोल, ठीक है, CORTISOL, कॉर्टिसोल जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है तो वो इफेक्ट होगा। एल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट होगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका बोथ एंड्रोस्टेनिडायन एंड डिहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन, ये दोनों सेक्स कॉर्टिकॉइड है, ये भी होगा। एड्रीनेलिन, दिस इज रिलीज फ्रॉम मेडुला। एड्रीनेलिन वो हार्मोन है जो एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है, और मेडुला का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपको कॉर्टेक्स में इंजुरी हुआ है तो मेडुला का हार्मोन सिक्रेशन तो आपका नॉर्मली चलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज एसेंशियल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा वो आयन है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज्यादा एसेंशियल है? ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोडियम एंड कैल्शियम टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा बिकॉज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए आपको कैल्शियम आयन का ज़रूरत मस्ट है। कैल्शियम आयन है तभी आपका ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करके ट्रोपोनिन को हटाएगा, अनमास्किंग करेगा, तब आपका क्रॉस ब्रिज बनेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल रिलैक्सेशन में आने के लिए आपको मैग्नीशियम आयन का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, एज वेल एज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह में भी मैग्नीशियम आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपका सही आंसर जो यहाँ पे है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, माने पोलराइज स्टेट। इट अमाउंट्स टू अबाउट, तो इट्स अमाउंट, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जब वो रिलैक्स स्टेट में रहता है, जब उसका पोलराइज्ड स्टेट चल रहा होता है, ठीक है, उस स्टेट में उसका इंटरनल चार्ज कितना होता है? डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। -70 मिलीवोल्ट शुड बी योर आंसर। अगर ये नार्व के रिलेटेड पूछा जाता तो 55 -55 से -60 वो हम कंसीडर करते, लेकिन ये बिकॉज ये मसल से रिलेटेड पूछा गया है तो -70 हम कंसीडर करेंगे। इन वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हाइट मसल्स आर नॉट यूज्ड। व्हाइट मसल्स माने व्हाइट मसल्स इज जनरली इंडिकेटिंग व्हाइट स्केलेटल मसल्स, जो सून फैटिक हो जाता है। ठीक है या नहीं? मायोग्लोबिन जिन मसल्स में प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज रेड मसल, एंड मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन स्टोरिंग मेटालोप्रोटीन। तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, और जब भी मसल को जरूरत पड़ता है तो वो जल्दी से फैटिक ना हो, वो ज्यादा टाइम तक काम कर पाए, तो रेड मसल ऑक्सीजन को देता है सो दैट एरोबिक चलता रहे, एनएरोबिक ना हो, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें व्हाइट मसल आर नॉट यूज्ड। अच्छा, मूविंग ऑफ आई बॉल्स, फास्ट एंड स्ट्रेनस वर्कआउट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर सस्टेन। देखिए, मूविंग ऑफ आई बॉल्स ये तो आपका व्हाइट मसल्स ही करता है, मूविंग ऑफ आई बॉल्स। ओके, फास्ट एंड स्ट्रेनस वर्क फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये भी आपका व्हाइट मसल का ही कैरेक्टर है। जैसे कि हम स्पैरो को देखेंगे, फास्ट एंड स्ट्रेनस वर्क, फटाफट फटाफट उड़ता है, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि वो जल्दी फैटिक हो जाता है, इसलिए स्पैरो लॉन्ग नहीं उड़ पाता है। छोटा जगह फटक से उड़ के जाएगा, जाके फिर बैठ जाएगा फटक से। फास्ट एंड स्ट्रेनस वर्क फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बिकॉज मसल फैटिक हो गया, उसको रेस्ट देना है, तो वो छोटा छोटा करके उड़ता है। बट अगर हम काइट वगैरह को देखें, ईगल वगैरह को देखें, तो उनका जो फ्लाइट मसल्स होगा उसमें रेड मसल होगा, दे कैन फ्लाई फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स को देखें, उनका तो फ्लाइट मसल रेड मसल होना ही पड़ेगा बिकॉज दे फ्लाई फॉर आवर्स एंड आवर्स। ठीक है, फॉर सस्टेन वर्क एट अ स्लो रेट फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, ये है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मुझे सही लग रहा है। फास्ट फ्लाइट एज इन स्पैरो, देखिए ये तो इसी का मैं डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फॉर सस्टेन्ड वर्क, अब लंबा टाइम तक वर्क कर रहे हैं, स्लो रेट में भी कर रहे हैं, बट अब लंबा ड्यूरेशन तक कर पाएंगे क्योंकि आपका जो मसल है वो रेड है, वो वाइट नहीं है। और रेड मसल के पास आपका प्रेजेंट होगा मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन जो है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन को हेल्प कर रहा होगा, एनएरोबिक होने से बचा रहा होगा, जिससे आपका लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो मसल जो है वो फैटिक भी नहीं हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज लोवेस्ट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, बेसिकली ये जो आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सबसे, इसका कंसंट्रेशन लोएस्ट कहाँ पे होगा? आंसर होगा नियर द कॉर्टेक्स। ठीक है या नहीं? बिकॉज कंसंट्रेशन हाईएस्ट होने के लिए उसको घुसना पड़ेगा कहाँ? अगर आप देखें कि अगर आप किडनी को देखें, ऐसे करके किडनी को अगर आप देखें तो यहाँ पे पकड़ लीजिए, आपका मेडुलरी पिरामिड्स है,
कॉर्टेक्स रीजन आपका ये हुआ, इस कॉर्टेक्स रीजन के पास आपका क्या है, बोमेन्स कैप्सूल होगा, ठीक है नहीं, उसके बाद आपका पीसीटी होगा, तो पीसीटी बोमेन्स कैप्सूल ये सब जिस एरिया में है कॉर्टेक्स पार्ट में, वहां पे आपको कंसंट्रेशन जो है वो लो ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे डाइल्यूट फ्लूइड जो है वो घूमता है, यहाँ पे आपका ब्लड आया, ब्लड ने जस्ट फिल्ट्रेट को छोड़ा, इट्स अ डाइल्यूट फ्लूइड, लेकिन जैसे ही वो फ्लूइड क्या होगा, आपका ट्यूबुलर पार्ट्स में घुसेगा, नेफ्रॉन का, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, तब हम क्या करेंगे, उससे चीजों को निकाल लेंगे। तो जैसे ही वो अंदर जाएगा, जैसे ही वो मेडुला के तरफ जाएगा, वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, कंसंट्रेटेड होते जाएगा, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, ब्राश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल्स के मदद से जब वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनली से जाएगा, हम चीजों को खींचेंगे, हम चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे। सो आई होप ये भी सबको समझ में आया है। यहाँ पे कॉर्टेक्स के तरफ डाइल्यूट फ्लूइड रहता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है, जैसे वो पीसीटी से अंदर जाएगा, मतलब टुवर्ड्स द मेडुला जाएगा वो फ्लूइड, तभी एब्जॉर्प्शन होने लगेगा और फिल्ट्रेट कॉन्संट्रेटेड बनने लगेगा। सो नियर द कॉर्टेक्स लोएस्ट कंसंट्रेशन, एंड जैसे हम लोग अंदर के तरफ जाएंगे टुवर्ड्स मेडुला, कंसंट्रेशन ऑफ अ फिल्ट्रेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो आई होप ये सबको समझ में आया है। लोएस्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम बाय, अभी ये जो है ये रिलेटेड है किसके साथ, ये रिलेटेड है रास के साथ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एंजियोटेंसिन 2 जब आता है, जब रेनिन आता है, एंजियोटेंसिनोजेन के ऊपर काम करता है, वो एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिन 2 दैट इज बीन डन बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज बाय द लंग्स, एल्वियोलर सेल्स, ओके, सेक्रेटरी सेल्स ऑफ लंग्स। अच्छा, जो भी अब आपका एंजियोटेंसिन 2 बन गया, फिर वो क्या करता है, वो पीसीटी को सिग्नल देता है कि भाई तुम एब्जॉर्प्शन ज्यादा करो, ठीक है या नहीं, वो सिग्नल भेजता है आपका एल्डोस्टेरोन को बुलाने के लिए, बिकॉज एल्डोस्टेरोन आएगा तो एल्डोस्टेरोन आके डीसीटी से सोडियम उठाना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका पीसीटी को सिग्नल देगा, ये एडीएच भी उस समय पे आने लगता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा है एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, देखिए, सिग्नलिंग पीसीटी टू रीअब्सॉर्ब मोर NaCl एंड वाटर। अगर नॉर्मल कंडीशन में पीसीटी 70% एब्जॉर्प्शन करता है, इस कंडीशन में उसको सिग्नल पहुंच गया है कि आप 70 नहीं, आप 80-85% अगर हो सके आप रीअब्सॉर्ब करने का कोशिश करिए, 10 to 15% ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करिए, बिकॉज बॉडी में अभी पानी कम है, हम ज़्यादा पानी यूरिन के थ्रू लॉस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट एंजियोटेंसिन 2 डज। तो एंजियोटेंसिन 2 ऑप्शन नंबर 1, सिग्नलिंग पीसीटी टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर एंड सॉल्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टिमुलेटिंग एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन आएगा तो वो सोडियम को पिकअप करवाएगा डीसीटी से, सोडियम पिकअप होगा डीसीटी से तो वो बॉडी में आ जाएगा, जिसके वजह से गट से पानी खींचने में आसानी होगा। तो इसीलिए एल्डोस्टेरोन को बुलाया है, सो दैट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन चालू हो और डीसीटी से सोडियम आयन को उठाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो एंजियोटेंसिन 2 का काम है। बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ एडीएच, एडीएच जो है उसका रिलीज हाइपोथैलेमस का ऑस्मो रिसेप्टर के साथ लिंक्ड है, उसका एंजियोटेंसिन 2 के साथ लिंक नहीं है। तो मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, ये ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये साइड बाय साइड हो रहा है, लेकिन आपका नॉलेज के साथ खेला जा रहा है। अब क्या आपको ये भी लगता है क्या कि ये भी ये कर रहा है? तो थोड़ा सा नॉलेज अगर आपका होगा तो आपको पता चलेगा एडीएच का जो एक्टिविटी है वो पैरेलली शुरू होता है, बिकॉज हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टर है जो पानी का अमाउंट को जज कर लेगा। अगर पानी कम है तो ये सब तो आपका किडनी में होते ही रहेगा, लेकिन हाइपोथैलेमस भी एडीएच को रिलीज करके वो भी हेल्प करने का आपका कोशिश करेगा, सीटी से पानी उठवाएगा, डीसीटी से पानी उठाएगा, लाइक दैट। तो मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 1 and 2, इसलिए हम वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई होप आपको जो टेक्निकल डिस्कशन है इस क्वेश्चन का वो समझ में आया है। अच्छा, आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट प्रायर टू ओव्यूलेशन। देखिए, प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन आपका कब होगा? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th को ओव्यूलेशन होता है, उसके पहले आपका बॉडी में कौन सा हार्मोन्स हाई रहेगा? ओव्यूलेशन के ठीक आगे आपका बॉडी में क्या चल रहा है? आपका बॉडी में चल रहा है फॉलिकुलर फेज, और जब फॉलिकुलर फेज शुरू होता है तब गोनाडोट्रोफिन्स का लेवल बढ़ता है। गोनाडोट्रोफिन्स कौन है यहाँ पे? LH है, FSH है। अभी LH FSH बढ़ने के वजह से एस्ट्रोजेन भी बढ़ेगा, ठीक है। आपको ये आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि LH और FSH बढ़ने की वजह से एस्ट्रोजेन भी आपका बढ़ेगा। एस्ट्रोजेन, फिर प्रोजेस्टेरोन तो आपका ल्यूटियल फेज में आएगा, आफ्टर ओव्यूलेशन आने लगेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आपको सोचना है, मेनली यहाँ पे आपका सोच ये होना चाहिए A and B ओनली, ठीक है। तो A and B जो है उसका लेवल हम प्रायर टू ओव्यूलेशन हम ज़्यादा देखते हैं,
ठीक है, एंड दैट आर सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट प्रायर टू ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के समय हमको एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पे प्रायर टू ओव्यूलेशन बोला है, ओव्यूलेशन से पहले, तो उसके पहले LH और FSH ही बढ़ता है, ठीक है, मेनली अगर आप NCERT का वो डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 A एंड B ओनली वही आपका सही ऑप्शन होगा। अच्छा, why do all copulation not lead to fertilization and pregnancy? The root cause is, अच्छा मतलब कभी भी अगर कोपुलेशन आपका हो गया तो ऐसा नहीं है कि कभी भी कोपुलेशन हो गया तो कभी भी एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रेग्नेंट होने के लिए देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सारा इफ एंड दैट एंड, समझ में आया ना, बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसको मिलना पड़ेगा तब जाके एक एग फर्टिलाइज होता है। व्हाट आर दोस पैरामीटर, थोड़ा सा पहले हम याद कर लेते हैं बिफोर गोइंग इनटू द ऑप्शन। पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हुआ, आपका जो एग है वो स्पर्म के साथ मीट करना पड़ेगा इन द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। आजकल हम एम्पुला को ही मानते हैं एज द फर्टिलाइजेशन साइट, तो इट्स द एम्पुला जहां पे द एग एंड स्पर्म मस्ट मीट। ओके, सो जगह का आपका एक कैरेक्टर हो गया कि ये भाई यही जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा आपका क्या हो गया, जब एग आपका रिलीज होता है फ्रॉम द ओवेरी, उसके बाद एग 48 आवर्स तक एक्टिव रहता है, लेकिन सिर्फ वो जो फर्स्ट 24 आवर्स है तभी वो सिंगेमी को अलाउ करती है एग, ठीक है ना, एग अलाउ करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहला 24 आवर्स, तो देखिए कितना सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कितना सारा आपका कंडीशंस है जिसको फुलफिल करने से ही आपका होगा। तो क्या क्या कंडीशन है फिर से एक बार सोच लेते हैं, ठीक है। स्पर्म फीमेल के बॉडी में आके 3 डेज तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, एग जब रिलीज होता है वो एग पहला 24 आवर्स के लिए ही शी इज रेडी फॉर सिंगेमी, फॉर फ्यूजन। आफ्टर दैट शी विल स्टे एक्टिव फॉर अनदर 24 आवर्स बिकॉज द एग आफ्टर ओव्यूलेशन स्टेज एक्टिव फॉर 48 आवर्स बट allows syngamy, ready for fertilization in the only first 24 hours। तो ये आपको समझना है। इसके साथ आपको स्पर्म 3 डेज तक वायबल रहता है फीमेल के बॉडी में, वो भी आपको समझना है। और इन दोनों के साथ जो आपको समझना है वो ये है कि भाई ये सब कंडीशन के चलते ये भी होना पड़ेगा कि दोनों एक पर्टिकुलर जगह में भी मिल रहा है, दैट इज एम्पुला। अब चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए व्हाई डू ऑल कोपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी? द रूट कॉज इज ड्यू टू द न्यूमेरस स्पर्म एंड वन ओवम, तो बकवास है, ड्यू टू लेस प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फर्टिलाइजेशन के साथ क्या लेना देना है? प्रोजेस्टेरॉन कीप्स एंडोमेट्रियम एक्टिव, प्रोजेस्टेरॉन इज रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द यूटेरस। हेल्थ ऑफ द यूटेरस के बारे में हम कब सोचेंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। ओवम एंड स्पर्म्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन, ये हो सकता है अगर स्पर्म और ओवम एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन में उसी 24 आवर्स के ब्रैकेट में आके नहीं मिलता है तो शायद नहीं होता होगा। तो दिस इज मोर करेक्ट पॉइंट, ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन का बात हो गया, तो ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, each seminiferous tubule is lined inside by 2 types of cells A and B. Which one of the following option is correct with respect to the type of cell and its function? Okay, दो प्रकार का सेल आपका पाया जाता है। ऑब्वियसली अगर हम क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल का तो हमको दो प्रकार का सेल दिखता है, ये सही है। और दोनों का दोनों जो सेल है वो थोड़ा सा क्यूबोइडल सेल्स है, ठीक है, टकला क्यूबोइडल सेल्स। टकला माने ऊपर में कोई प्रोजेक्शन नहीं है। इस तरीके का अगर हम सेल्स को देखें तो यहाँ पे अगर हम अभी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे हमको रेड सेल दिखाई दे रहा है, बीच बीच में हमको इस तरीके से ब्लू सेल्स भी दिखाई देंगे। तो रेड सेल जो है वो रेड सेल कौन है? दिस रेड सेल्स आर जार्म सेल्स, ठीक है, जो यहाँ पे क्या करेगा? स्पर्माटोगोनियल सेल्स का प्रोडक्शन करेगा। और ये कौन है? ये है सर्टोली सेल, ठीक है, जो केयर करेगा स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस वगैरह का। तो सर्टोली सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल वगैरह। आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स, सस्टेंटाकुलर सेल एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे यही दो सेल है जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका बस अभी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हमको ढूंढना है। मेल जार्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। अच्छा, मेल ए है, मेल जार्म सेल अंडरगोज मियोटिक, मेल जार्म सेल लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अच्छा, बी में दिया लेडिक जो है वो तो होगा ही नहीं क्योंकि वो बाहर रहता है। सर्टोली हमारा हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जार्म सेल्स, हाँ ये सही है, इसलिए इसको नर्स सेल बोला जाता है। सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, नहीं ये भी नहीं होगा, तो फिर ये तीनों तो है ही नहीं, ये होगा और ये होगा आपका, यही होगा आपका, यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 182 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिकॉज मेल जार्म सेल जो है वो पहले
पहले वो माइटोसिस करता है, करके वो प्रिकर्सर सेल्स बनाता है, फिर वो मियोसिस करके ही वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो मेल जार्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, नॉट इनकरेक्ट, इट्स करेक्ट कि वो आगे जाके अपने प्रोसेस में मियोसिस करेगा, अपना रिडक्शनल डिवीजन करेगा। एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जार्म सेल विच प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। सो इसीलिए हम देखते हैं स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद भी अपना हेड को जाके सर्टोली सेल में एम्बेड करके न्यूट्रिशन लेके अपना फंक्शनल मैच्योरिटी कर लेता है, करके फिर उसका स्पर्मिएशन होता है, रिलीज होता है। तो जो भी हो, यहाँ पे मुझे करेक्ट ऑप्शन 1 लग रहा है। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स। मेल एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आपका 2 डिवीजन हो जाता है, एक होता है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, एक होता है इंट्रा टेस्टिकुलर। माने टेस्टिस के बाउंड्री के अंदर क्या क्या डक्ट है, टेस्टिस के बाउंड्री के बाहर क्या क्या डक्ट है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सोचे तो टेस्टिस के अंदर क्या क्या डक्ट है। टेस्टिस के अंदर है आपका ट्यूबुली रेक्टी, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का कलेक्शन कर रहा है। ट्यूबुली रेक्टी कलेक्ट करके कहाँ डाल देता है, रेटी टेस्टिस, वो कहाँ डाल देता है, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया तक टेस्टिस के अंदर है इंट्राटेस्टिकुलर, उसके बाद शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा टेस्टिस के बाहर। बाहर कौन कौन है, बाहर है आपका इपिडाइडिमिस, और इपिडाइडिमिस इज लीडिंग टू वास डिफरेंस, जो फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाएगा वाया इंग्विनल कैनल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा टेस्टिस का स्ट्रक्चर और उनके डक्ट्स। अभी अगर आप चले, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, ट्यूबुली रेक्टी, ये तो हो गया आपका सेट ऑफ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। नेक्स्ट वाला में है रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस। ये मेरे को ज़्यादा मतलब सेट में ज़्यादा नाम है भाई, ये भी सही है, लेकिन ये तो सिर्फ अंदर का हो गया। यहाँ पे देखिए वास डिफरेंस है, एपिडाइडिमिस है, तो अंदर बाहर दोनों के बारे में बात किया गया है, तो इसमें ज़्यादा नाम है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पे देखिए आपका इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा दे दिया है, ये तो होगा नहीं, यूरेथ्रा इज नॉट अ मेल एक्सेसरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट इज ऑल्सो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वास डिफरेंस का आगे का एक्सटेंशन, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, इपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ से आ गया भाई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये तो हमारा मेल एक्सेसरी डक्ट नहीं है, तो इसीलिए सही सेट ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, कैस्ट्रेशन कैनॉट बी टेकन एज अ कंट्रासेप्टिव डिवाइस बिकॉज कैस्ट्रेशन में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है भाई। ठीक है, तो ये जनरली आजकल पेट वगैरह के साथ किया गया है टू चेक देयर पॉपुलेशन, कैट डॉग्स उनके साथ किया जाता है। व्हेन पीपल ब्रिंग पेट दे डोंट वांट कि द पेट शुड हैव टू मच ऑफ बेबी, तो पकड़ लीजिए एक साइकिल में उसको बर्थ करने दे दिया, देने के बाद और फिर उसका कैस्ट्रेशन करा देते हैं। सेक्सुअल आर्ज को कंट्रोल किया जाता है, एग्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, सो दैट और वो बच्चा ना दे पाए। तो टेस्टिस को अगर आप रिमूव कर देंगे बॉडी से, तो टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और वो क्या कर रहा है, आपका गेमेट का प्रोडक्शन कर रहा है और आपका सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन कर रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कैस्ट्रेशन कैनॉट बी टेकन एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस माने बर्थ कंट्रोलिंग मेजर्स के हिसाब से तो इसको हम नहीं ले सकते भाई, ये बर्थ कंट्रोलिंग मेजर है क्या, टेस्टिस निकाल देंगे तो कितना सारा बॉडी का काम होना बंद हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में बॉडी का ग्रोथ होता है, कितना सारा लिंक है। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल डिप्राइव अ पर्सन ऑफ अ सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट। ऑब्वियसली अगर आप टेस्टिस निकाल देंगे तो टेस्टोस्टेरोन का डिफिशियंसी होगा, तो सेक्सुअल ड्राइव ये सब कैसे होगा। इट इनहिबिट्स गेमेट ट्रांसपोर्ट, इट इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। नहीं, स्टेरिलाइजेशन इज वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, जो डक्ट्स के साथ किया जाता है, तो दैट इज नॉट कैस्ट्रेशन। दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव बिकॉज बट इट्स रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, हाईली इफेक्टिव। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो आपका 184 इट इनहिबिट्स गेमेट ट्रांसपोर्ट, देखिए इट इनहिबिट्स गेमेट ट्रांसपोर्ट एंड इट इज अ सर्जिकल मेथड, ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स है। ठीक है, नहीं दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्ट, ये सब ये तीनों पॉइंट जो है ये आपका स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड है, कैस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। कैस्ट्रेशन करेंगे अगर आप टेस्टिस निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहाँ से होगा, दैट विल डिप्राइव अ पर्सन ऑफ अ सेक्सुअल ड्राइव डिजायर, यही होगा यही। इसीलिए देखिए पेट्स का भी कैस्ट्रेशन किया जाता है, उनका सेक्सुअल ड्राइव को लो किया जाता है, नहीं तो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन दे बिकम मोर एग्रेसिव, मोर मैड। ठीक है, आई होप समझ गए आप लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे में दिया है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, ये लैक्टेशनल है।
ठीक है, LACTA लैक्टेशनल एमेनोरिया, देयर इज नो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्टूरिशन ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन व्हिच, अच्छा देखिए बॉडी में जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जब आपका हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन बनाने में ज़्यादा व्यस्त है, तब वो GnRH का फॉर्मेशन नहीं करता है। और अगर आपका प्रोलैक्टिन फॉर्मिंग हार्मोन जाके ज़्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो वो भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा बना के छोड़ेगा। तो इसीलिए ये आपका नेचुरल मेथड के अंदर आता है एंड इसको एक सेफ पीरियड माना जाता है टू हैव अ अनप्रोटेक्टेड सेक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि जब एक मदर लैक्टेट कर रही होगी, जब उसका लैक्टेशन चल रहा होगा, स्पेशली जब हैवी लैक्टेशन चलता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months और 1 year ऑफ द हैविंग अ बेबी, तब उस समय पे बॉडी जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने में व्यस्त हो जाता है, तब GnRH या FSH-LH का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो मदर का नया फोलिकुलर फेज चालू नहीं होगा। तो उस पीरियड को यहाँ पे देखो, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH, स्टिमुलेट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन। प्रोलैक्टिन बनेगा तो FSH-LH नहीं बन पाएगा, बॉडी प्रोलैक्टिन बनाने में ज्यादा एंगेज हो जाएगा। Okay, which of the following is a wrong match between the type of contraception and its function? अच्छा, contraception pills inhibit ovulation, हाँ, स्टेरिल क्या दिया है? which of the following is a wrong match? अच्छा देखिए सब चीजें हैं, दिमाग खा जाता है। रॉन्ग मैच ढूंढना है आपको, राइट मैच नहीं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से इनहिबिट ओव्यूलेशन, सही है, थोड़ा सा हार्मोनल लेवल को डामाडोल कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से आपका ओव्यूलेशन जो है वो टाइम पे नहीं हो पाएगा या फिर हो ही नहीं पाएगा। इस तरीके का प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को बॉडी में बना के रख देता है जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में आपका FSH-LH वगैरह का रिलीज इतना होता नहीं है, तो फोलिकुलर फेज अच्छे से चलेगा नहीं, तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होता, ये सही हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन करने से आप अगर वो वेसेक्टोमी कर दिया तो आपका, या ट्यूबेक्टोमी कर दिया तो आपका क्या होगा? इनहिबिट्स गेमेट फॉर्मेशन, ना इनहिबिट्स गेमेट ट्रांसपोर्टेशन, ये हो सकता था। मुझे लगता है यही रॉन्ग मैच है शायद, एक बार बाकी भी देख लेते हैं। आयोडीज इनहिबिट इम्प्लांटेशन, सही है, आयोडीज लगाने से एंडोमेट्रियम को प्रॉब्लमेटिक करके रख देता है, तो इवन अगर एक फर्टिलाइज्ड एग आपके यूटेरस में आ रहा है फिर भी वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो आयोडी का भी मेरे को सही लग रहा है। नेचुरल मेथड अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ये भी सही है। नेचुरल मेथड अगर करेंगे, जैसे कि विड्रॉल मेथड, अभी इंसेमिनेशन से पहले पेनिस विड्रॉ कर लिया तो सीमेन फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में गया ही नहीं, तो स्पर्म और ओवम का मिलने का चांस को आप कट कर रहे हैं बाय डूइंग नेचुरल मेथड। तो ये आपका ये और ये सब सही है, ये गलत हो गया। इनहिबिट गेमेट ट्रांसपोर्टेशन अगर देता तो ये भी सही हो जाता, बिकॉज आपने स्टेरिलाइजेशन किया है, आपने उसको वेसेक्टोमी किया है, तो गेमेट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा उसके थ्रू, लेकिन फॉर्मेशन को तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका लेजिट सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग आयोडी? डायरेक्ट क्वेश्चन, मल्टीलोड 375, मेरे को याद है, आई होप आप लोग को भी याद है, इसीलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय लगाना ही नहीं है। आपको एग्जांपल सोचना है कॉपर टी का क्या क्या एग्जांपल है, और एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है मल्टी लोड बोल के 375, तो वो अगर आप लोग को याद है तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ 2 स्पीशीज इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, डाइवर्जेंट ऐसा है, ऐसा कन्वर्जेंट है ऐसा, दो दूर का चीज, दूर है दोनों, ठीक है या नहीं? दूर है माने इवोल्यूशनरी सेंस में ये बहुत लो लेवल का एनिमल है, ये बहुत हाई लेवल का एनिमल है, इवोल्यूशनरी गैप बहुत ज्यादा है, ये इवॉल्व होके बहुत कुछ बना बन के ये लेवल पे आ गया। अब दोनों बहुत दूर के लेवल पे है, लेकिन दोनों में ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों को कन्वर्ज कर रहा है, दोनों को एक ही हैबिटेट में जीना सिखा रहा है, एक ही हैबिटेट में खाना सिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पे अगर हम ढूंढने जाए तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ 2 स्पीशीज, ठीक है, ए रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, रिसेंट नहीं, अभी देखिए मैंने आपको बोला दूर, ठीक है, तो रिसेंट कॉमन एंसेस्टर तो होगा नहीं। एनालोगस ऑर्गेन होगा, एनालोगस ऑर्गेन में हमने एग्जांपल क्या पढ़ा है? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। अब बर्ड जो है उसका विंग्स जो डेवलप हुआ है वो 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स है, लेकिन जो बटरफ्लाई का विंग्स है वो तो, या इंसेक्ट का विंग्स है वो तो थोरेक्स से निकला हुआ है। तो थोरेक्स और आर्म्स दोनों में कोई रिश्ता नहीं, इवोल्यूशनरी बहुत गैप है, लेकिन दोनों ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जो दोनों को एक ही हैबिटेट में खाना खाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन होगा वो एनालोगस ऑर्गेन होगा। होमोलोगस में हमको डाइवर्जेंट दिखाई देता है, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट तो हो ही नहीं सकता है, सेम हैबिटेट होना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ। दूर का ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर अलग,
बट ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है जो फंक्शनली उनको सिमिलर कर रहा है, जिसकी वजह से वो सेम हैबिटेट में जीना सीख रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर आइडिया। तो ये इसका आंसर जो है वो होगा नंबर 2। अच्छा, फाइंड द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू इवोल्यूशन। अच्छा, पहले देखिए, मैं विथ रेस्पेक्ट टू इवोल्यूशन और ये क्वेश्चन ना सबसे भयंकर क्वेश्चन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन, बिकॉज इसमें देखिए आपको कोई बेसिस भी नहीं दिया गया है, आपको किस बेसिस पे ऑड वन आउट करना है। डायरेक्टली बोल दिए इवोल्यूशन के बेसिस पे सोच लीजिए भाई, आप अपना सोच लीजिए, सोच के आप बोल दीजिए कि कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन में लॉजिक तुमको लगाना है, तो लॉजिक जब तुमको लगाना है तो इतना सारा लॉजिक में सही लॉजिक लगाना, दैट इज द आर्ट इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ठीक है, मुझे ऐसा क्वेश्चन अच्छा भी लगता है जहां पे स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप सोचिए कि इसका बेसिस क्या हो सकता है और ऑड वन आउट को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे अगर हमको ऑड वन आउट को फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन, सबसे पहले मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सील, इट्स अ मैमल। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बैट, इट्स अ मैमल। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हॉर्स, इज अ मैमल। समझ में आ रहा है आपको? ये हॉर्स फुट विंग्स नहीं है, ये विंग्स यहाँ पे होगा नहीं, ये विंग्स यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जल्दी में, क्योंकि आपको लोग का टेस्ट भी काफ़ी जल्दी हो रहा है, तो थोड़ा सा कभी ये सब हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू इवोल्यूशन, बैट, सील, हॉर्स, ये सब क्या है, अलग अलग चीज डेवलप हो सकता है। बैट स्विंग, हॉर्स फुट, सील फ्लिपर, अलग अलग चीज डेवलप हो सकता है, बट ये सब लिम्स का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, प्लस ये लोग सेम ग्रुप में है, सिर्फ इनके ग्रुप में कौन नहीं है, बटरफ्लाई स्विंग। इन सब का देखिए, बैट का जो विंग है वो 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग है। हॉर्स का जो फुट है वो भी तो उसका 4 लिम्ब भी है, जो फुट में मॉडिफाइड है, क्योंकि वो चलता है दौड़ता है, इसके लिए उसका हुफ्स बन गया है। सील्स फ्लिपर, उसको स्विम करना है तो सील का 4 लिम्ब इज मॉडिफाइड। तो देखिए सबका 4 लिम्ब। ठीक है, सिर्फ बटरफ्लाई का जो विंग है वो एक थोरासिक विंग्स है, थोरैक्स रीजन से बना हुआ है। तो इवोल्यूशनरी उसका हमारे साथ रिश्ता जो है वो बहुत दूर का है, उसका जो एडेप्टेशन है वो अलग ऑर्गन से हुआ है, इसीलिए वो ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो नंबर 4 हो जाएगा। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन सोच लेना है, नॉट को मार्क कर लेना है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या था? वंस फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर बट करेंटली वी आर नॉट यूजिंग दैट ऑर्गन, एंड उस वजह से ये जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे करके हमारे बॉडी से डिजेनरेट हो रहा है, या फिर वो गायब हो रहा है, या फिर वो जा रहा है। ठीक है, लेमार्क्स थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गन डेवलप होते जाएगा, नहीं करेंगे या उसका यूज चला जाता है तो वो धीरे धीरे बॉडी से गायब होने लगेगा। दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अब विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है, इज नॉट नहीं है। अच्छा, नहीं है तो रूडिमेंट्री ईयर मसल्स, थर्ड मोलर्स, बॉडी हेयर, ये सब तो वेस्टिजियल है भाई। थर्ड मोलर जा रहा है, बॉडी हेयर कम रहा है, ईयर मसल्स का इतना हमारा कोई काम नहीं है ह्यूमन में, इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, ईयर मसल जनरली कान को ऐसे ऐसे घुमा देता है, ऐसे इधर। कुत्ता में जो हम देखते हैं, कोई आता है चल के तो कान ऐसे करके घुमा देता है। यू नीड ईयर मसल टू डू दिट। कान का डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर ऊपर नीचे, ऐसे जो कैट डॉग करता है उसके लिए ईयर मसल चाहिए। हमारा तो ये सब कुछ है ही नहीं, बिकॉज वो हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमने अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को कर लिया है, जिसके वजह से वी डू नॉट नीड ईयर मसल। तो ईयर मसल अनवांटेड लेफ्ट आउट फील कर रहा है तो वो धीरे धीरे बॉडी से जा रहा है। कॉक्सिजियल, टेल वर्टिब्री एंड स्कैल्प मसल, हाँ टेल वर्टिब्री का भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सब भी बॉडी से जा रहा है या रिड्यूस हो गया ऑलरेडी। वर्मिफॉर्म एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आई, वी हैव 2 आईलिड प्रेजेंट, तो इसका भी हमको ज़रूरत नहीं है, ये भी जा रहा है। ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज ये सब हमारे बॉडी से नहीं जा रहा है, ये सब का हमको ज़रूरत है। ईयर पिना क्या करेगा? साउंड को पकड़ के हमारे कान के अंदर डाल देगा। पटेला, नी कैप, प्रोटेक्शन इन अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो है ये ऐसा, इसके साथ बोन्स का अटैचमेंट होते हुए हम देखते हैं ओलेक्रेनॉन प्रोसेस में। ठीक है या नहीं? तो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। ठीक है या नहीं? तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, 191 पे पहुंच गए। अभी आ रहा है आपका ह्यूमन हेल्थ का क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट्स इन मैमल्स। ओके, देयर आर मेनली 3 टाइप्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल माने किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल। अच्छा, ये सही लग रहा है। दिस ओरिजिनेट इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नो, they mature in secondary lymphoid organ, they originate in primary lymphoid organ only. Okay, they scavenge damaged cells and cellular debris. No,
दैट थिंग टी लिम्फोसाइट स्केवेंज डैमेज सेल एंड सेलुलर डेब्रिस, ये तो फेगोसाइटोसिस का जैसा काम है, फेगोसाइटोसिस के जैसा काम टी लिम्फोसाइट नहीं करता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड थाइमस, अच्छा प्रोड्यूस्ड भी नहीं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो, मैच्योर्ड इन थाइमस, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन आपका सही है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेस इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, वाह ये है क्वेश्चन, अच्छा लगता है ये सब क्वेश्चन देख के। देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू को आपको डालने के लिए बोला गया है। एक आपको ये डालना है कि वायरल डिजीजेस क्या है, तो मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोआन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, ये सब का आप लोग प्रोटोजोआन डिजीज, ये सब का आप लोग एक अच्छे से एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बना के सिर्फ नाम को याद रखिए कि भाई कौन सा डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, सिर्फ नाम को याद रखने का कोशिश करिए, बिकॉज हर साल नीट में इस तरीके का क्वेश्चन आता ही है जहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि भाई ये 6 नाम दे दिए, आपको बोला जाएगा 4 ढूंढ के, मतलब कितना वायरल डिजीजेस है बता दीजिए। अब उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा, 4 आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा 4 वायरल डिजीजेस है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन को मार्क करना है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा आपको सिंसियरली लेना पड़ेगा, ठीक है। एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोस, ये देके आपका इजी कर दिया है इस क्वेश्चन को, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोस। अच्छा अब हो गया आपका एलिफेंटियासिस डेंगी। नाउ डेंगी जो है दैट इज अ वायरल डिजीज, बट एलिफेंटियासिस जो है दैट इज कॉज्ड बाय आपका उचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी विच इज अ एस्केलमिंथ, तो दैट इज अ हेलमिंथिक डिजीज, तो ये तो होगा नहीं। येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, but sleeping sickness is not something which is transmitted by mosquitoes, so hence ये 2 भी नहीं होगा। encephalitis and sleeping sickness no, ये होगा ऑप्शन नंबर 4, येलो फीवर एंड डेंगी। येलो फीवर एंड डेंगी ये दोनों वायरल डिजीजेस है एंड दोनों का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो वाया मॉस्किटो बाइट ट्रांसमिट होता है इनटू ह्यूमन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। The process in which semen is collected from the male, अच्छा that is chosen, अच्छा artificial selection as a parent, अच्छा ठीक है, and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder is known as, अच्छा सीमेन आप कहीं से लेके आए एक क्वालिटी मेल का और उसको आपने अपना जो आपका जो क्वालिटी फीमेल जिसको आपने चूज करके रखा है एज अ बायोलॉजिकल मदर, उसके अंदर आप इनोक्यूलेट करने वाले हैं, तो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग तो ठीक है, अभी जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता वो लोग ये सब एनिमल ब्रीडिंग ऑप्शन 1 में दिया है, देखिए एनिमल ब्रीडिंग, सो दैट आप सोचे कि इसका आंसर एनिमल ब्रीडिंग ही है, ठीक है, बिकॉज आप किसी से स्पाम ला रहे हैं, किसी में ओवम आप फर्टिलाइज कर रहे हैं, सो इस तरीके का जो चीज़ है, किसी से स्पाम ला रहे हैं, किसी में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप विल पे कर रहे हैं, दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, एनिमल ब्रीडिंग भी इसमें हो रहा है, बट ये किस तरीके का प्रोसेस है, ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आ जाएगा। ये करने के बाद, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद, उसके बाद जब आपका अंडा सब फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर आप अंडा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आप सरोगेट मदर्स के अंदर डालते हैं, ये सब अलग चीज हो गया भाई, वहां तक गया ही नहीं। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कैरेक्टर से हिंट पूछ रहा है, कैरेक्टर ये है, हिंट आपका ये है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपका आंसर होगा। Following are the steps in MOET program for heart improvement in which a cow has been administered hormones with FSH like activity. Arrange the steps A to D in their correct sequence. देखिए थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभी बात किया, ठीक है। It is, ये हो जाएगा आपका, it is artificially inseminated or mated with an elite bull. It is artificially inseminated or mated with an elite bull. Okay. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक अब क्वालिटी बुल का मैं सीमेन को लेके आऊँगा और जब मेरा फीमेल का ओव्यूलेटरी पीरियड आ रहा है तब मैंने उस फीमेल के बॉडी में क्या डाल दिया, FSH लाइक एक्टिविटी, FSH हार्मोन डाला, सो दैट फीमेल ज़्यादा अंडा प्रोड्यूस करे। अब फीमेल ज़्यादा अंडा प्रोड्यूस करके जब उसका ओव्यूलेशन होगा, अंडा जब उसको छोड़ देगी, तब मैं उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दूंगा विद द स्पर्म जो मैंने लाया था। तो ये वाला मेरा होना चाहिए 1, ये वाला होना चाहिए मेरा 1, ओके। अच्छा, मैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करने के बाद उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, तो ये मेरे को 2 लग रहा है। इट प्रोड्यूसेस 6 to 8 एग्स इंस्टेड ऑफ 1 एग। अच्छा, FSH डालने के बाद सबसे पहले मदर ये करेगी, ठीक है, मदर ये करेगी। देखिए ये हमारा स्टेप नंबर 3।
देखिए ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोएट प्रोग्राम करना है, उसके लिए एक काउ माने ये फीमेल के बारे में बात किया जा रहा है, हैज बीन एडमिनिस्टर्ड हार्मोन्स विद एफएसएच लाइक एक्टिविटी सो दैट वो फीमेल जो है, जो बायोलॉजिकल मदर है, शी प्रोड्यूसेस 6 to 8 eggs इंस्टेड ऑफ 1 egg व्हिच नॉर्मली यील्ड पर साइकिल, वो ज्यादा अंडा प्रोड्यूस करे 1। उसके बाद जब वो ओव्यूलेशन करेगी, ज्यादा अंडा छोड़ेगी, तब हमने जो सीमेन लेके आए थे हम, वो सीमेन को हम डाल देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 2। सीमेन डालने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइज एग्स एट 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, ये हो जाएगा 3। जब फर्टिलाइज एग्स को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसके बाद सरोगेट मदर्स के बॉडी में इन एग्स को डाल देंगे। हर एक सरोगेट मदर एक बच्चा को डेवलप कर लेगा। तो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए BCDA, BCDA ऑप्शन 4। Which one of the following products of apiculture is used in cosmetics and polishes? आजकल लोग जब एपीकल्चर करते हैं, एपीकल्चर का बहुत सारा एप्लीकेशन, बहुत सारा यूजेस आ गया है, और उन एप्लीकेशन एंड यूजेस में वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड एप्लीकेशन जो है वो क्या है, वो है हनी प्रोडक्शन। अब हनी प्रोडक्शन के लिए हर कोई एपीकल्चर करता है, बट देयर आर सम मोर थिंग दैट ए पर्सन कैन डू अलोंग विथ एपीकल्चर। क्या क्या कर सकता है एपीकल्चर में? हनी प्रोडक्शन के साथ बी वैक्स भी कलेक्ट कर सकता है। बी वैक्स भी हनी भी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम सम काइंड ऑफ wax gland that is present in their abdominal section, and from that wax they construct their hive, from that wax they seal their honey storing pockets। तो आप बी वैक्स से आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। हनी जो है वो आपका, तो आपको पता ही है हनी का क्या यूज है। और उसके साथ साथ जो ब्रीडर है, वो ब्रीडर बड़ा बड़ा हाइव्स को ले जाके एग्रीकल्चरल ग्राउंड में रिलीज कर देता है, पोलिनेशन एंश्योर करता है, उससे उसका पोलिन ग्रेन का कलेक्शन भी बढ़ेगा, प्लस जिसके खेत में ले जाके छोड़ा है उसका भी भाई पोलिनेशन हो जाएगा, उसका फ्रूट बियरिंग सीड्स बनने लगेगा। तो जो भी है, आपको आई होप ये भी समझ में आया है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस, इट इज बी वैक्स। ओके, क्रिस्टलाइन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बेसिलस thuringiensis इज एक्टिवेटेड बाय, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन we call those protein as Bt toxin, and those Bt toxin, when do they get activated? They get activated when they are exposed to the alkaline pH or alkaline kind of environment of the gut। okay, so यहाँ पे अगर हम ढूंढे तो यहाँ पे हमको मिलेगा acidic condition of bacterial food vacuole, okay, alkaline pH of bacterial food vacuole, alkaline pH in insect फोरगट, एल्कालाइन पीएच इन इंसेक्ट मिड गट, बिकॉज इंसेक्ट का मिड गट में आता है एंजाइम्स, म्यूकस, ये सब, और ये सब के आने के वजह से आपका जो गट है वो ज़्यादा बेसिक नेचर का दिखता है, और उस बेसिक नेचर में, उस बेसिक एनवायरनमेंट में आपका जो बीटी टॉक्सिन है वो एक्टिवेट होगा, और होके वो मिड गट का इपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा, जिसके वजह से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हैम्पर होगा इंसेक्ट का, और ड्यू टू स्टार्वेशन इंसेक्ट का हॉरिबल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिबल माने डेथ हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, देखिए ये सब क्वेश्चन में ज्यादा सोचने का नहीं है। ई कोलाई एक ऐसा स्पीशीज है जो बहुत हायर यील्ड देता है, बहुत जल्दी उसका लाइफ स्पान जो है वो कंप्लीट होता है, एंड यील्ड उसका बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोलिफरेशन उसका बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो ई कोलाई इज द मोस्ट सुइटेबल थिंग टू डू जेनेटिक रिकॉन्स्ट्रक्शन और जेनेटिक इंजीनियरिंग विथ इट एंड टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो योर आंसर शुड बी ई कोलाई ओवर हियर। बीटी टॉक्सिन किल्स द इंसेक्ट बाय, देखिए अभी मैंने इसके बारे में आपसे बात किया था, कैसे वो एंजाइमेटिक म्यूकस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे एल्कालाइन पीएच होगा, एल्कालाइन पीएच में या एल्कालाइन एनवायरनमेंट में बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है, और होके वो गट का एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड करता है और उसको लाइसिस कर देता है, मार देता है, जिसके वजह से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा तो देखिए, क्रिएटिंग पोर्स इन मिड गट इपिथेलियल सेल, मिड गट इपिथेलियल सेल, उसमें पोर्स क्रिएट करेगा, सेल को डैमेज करेगा। जो सेल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करता था वहाँ पे रह के, वो सेल तो अभी डैमेज हो जाएगा, तो काहे का डाइजेशन, काहे का एब्जॉर्प्शन, तो क्या होगा, उसके वजह से फूड खाएगा लेकिन वो फूड डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो बॉडी में आएगा नहीं, तो सेल्स कैसे यूटिलाइज करेगा, तो स्टार्वेशन से मर जाएगा। ठीक है, अच्छा, कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर ह्यूमन
जीनोम सीक्वेंसिंग आर? इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू शुड नो कि प्लांट का जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हमको करना है तो सबसे इजी क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, उसका हम यूज करते हैं। अगर ह्यूमन के बॉडी में करना है तो ह्यूमन के बॉडी में हम क्या करते हैं? हम इसको यूज करते हैं BAC एंड YAC, ठीक है। तो ये सब जो वेक्टर्स है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल, तो दीज आर द वेक्टर जो ह्यूमन के बॉडी में सीक्वेंसिंग करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है या बहुत ज्यादा इजी होता है टू डू। So we are finally into the last question and it is again another informative question. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन का वो पहला कौन सा हार्मोन है जो बनाया गया था? ठीक है, योर आंसर इज इंसुलिन। ओके, बिकॉज इसका ज़रूरत पड़ गया ह्यूमन को जल्दी जल्दी बनाने का। जो लोग डायबिटीज़ मेलिटस के टाइप 1 के पेशेंट है उनका क्या होगा? उनका बॉडी तो इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो बाहर से डालना पड़ेगा। तो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का जो ज़रूरत है वो बहुत पहले से था। इस वजह से बायोटेक का इस्तेमाल करके जो पहला प्रोटीन हमने बनाया है या पहला हार्मोन जो हमने बनाया है दैट इज़ इंसुलिन। सो इंसुलिन इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पेपर था ये, लेकिन आई थिंक कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पेपर के साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस एक रहना बहुत ज़रूरी है। इवन कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा काफ़ी ज़्यादा लॉजिक, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमको पुट करना पड़ा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड आई एक्सट्रीमली होप कि आप लोगों ने भी सेम किया है। दिस पेपर वॉज वेरी मच easier than I think the previous papers. थोड़ा सा मैं आप लोग को informative question का practice कराना चाहता था, इसीलिए the paper has been set in this way. Okay, so your need is approaching. Please keep on studying. Best of luck. You should do well. My all good wishes and knowledge and whatever everything is with you. Please do well and come out of exam with the flying colors. Thank you so much.